चैनल आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर 10 कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। ओके, तो ये हमारी बुक 3 स्टार्ट हो गई है एंड इस चैप्टर में विल स्टडी दैट किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपना रूल इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश करा था, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में आई, उसने कंट्री साइड का डेवलपमेंट लाने के चक्कर में हमारा जो पूरा का पूरा इंडिया था उसको धीरे धीरे कॉन्कर कर लिया था। दिस इज ऑल वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे नहीं जानते, आई एम सिमरन सहानी एंड मैं अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास 11th एंड 12th के सभी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी पढ़ सकते हो जाके मेरे यूट्यूब चैनल से। ओके, आज हमें कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड पढ़ना है एंड वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन 2020 के बच्चों के लिए जो अभी कोविड-19 की वजह से घर पे बैठे हैं और वो अभी पेपर देंगे अपना 2020 वाला बोर्ड्स का एग्जाम, तो उनके लिए एज यू नो दैट सिलेबस 30% रिड्यूस हो गया है। तो उस रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से आपको सिर्फ इस चैप्टर का टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 ही पढ़ना है। दैट मीन्स तुम्हें 275 से 285 तक जो पेज है वो नहीं पढ़ना, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में कहो तो आपको टॉपिक 1 और टॉपिक 2 पढ़ना है, 1 और 1 के सब पॉइंट्स, 2 और 2 के सब पॉइंट्स। टॉपिक 3 से लेके चैप्टर के एंड तक का तुम्हें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो टॉपिक 1 और टॉपिक 2 पढ़ा दूंगी एंड जो बाकी का जो टॉपिक्स होंगे वो भी मैं पढ़ाऊंगी। वाई? बिकॉज जो मेरे चैनल है उस पर यूपीएससी वगैरह के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो फॉर देम मैं पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी। बट 2020 के बच्चों आपको सिर्फ टॉपिक 1 और टॉपिक 2 ही पढ़ना है, तो मुझसे आगे का मत पढ़ना, ठीक है। नॉलेज पर्पज के लिए पढ़ना चाहो तो ठीक है, बट एग्जाम में जो 2020 के बच्चे हैं उनका टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 ही आएगा, ठीक है। ये बात खत्म हो गई। नेक्स्ट चीज़ होती है नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी बैग के। जितने भी बच्चे हैं उन्हें हर एक सब्जेक्ट का पॉलिटिकल, इको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी सब नोट्स एंड हैंड रिटन फॉर्म में भी है एंड टाइप फॉर्म में भी आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी से मिलेंगे। तो इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से जाके आप सारे नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स अपने प्रिपेयर कर सकते हो हर एक सब्जेक्ट के ऑफ क्लास 11th एंड 12th। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज एक्सप्लेनेशन चैप्टर 10 कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। तो सबसे पहले हम अपना ग्रे बॉक्स से स्टार्ट करते हैं जिसमें हमें ओवरव्यू दे रखा है चैप्टर का कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द कॉलोनियल रूल, सिचुएशन ऑफ द कंट्री साइड। इसमें हम कंट्री साइड क्या होती है, गाँव वाला जो एरिया होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हमें मेनली बंगाल जमींदार्स के बारे में बता रखा है, जोतदार्स के बारे में बता रखा है, जो एक न्यू एमर्ज हो गई थी एक क्लास बिकॉज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बारे में हमें बता रखा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने अपना रूल सबसे पहले कंट्री साइड में एस्टैब्लिश करा था ऑफ बंगाल। वो कैसे करा था दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर, ठीक है। उसका इफेक्ट देखेंगे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक रूल लॉन्च करा था जिसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट, 1793 में हुआ था। ये किसके अंडर हुआ था, चार्ल्स कॉर्नवालिस के अंडर ये स्टैब्लिश हुआ था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। पूरे चैप्टर में परमानेंट सिस्टम के बारे में, सेटलमेंट सिस्टम के बारे में ही बात होगी, तो अभी मैं तुम्हें छोटे वर्ड्स में बता दूंगी कि ये सिस्टम क्या है और इसके इफेक्ट्स हमें पता चलेंगे। दैट कुछ लोग जो थे बहुत रिच हो गए थे और कुछ लोग ऐसे थे जिनकी जो ज़मीनें थी उनके हाथ से छिन गई थी एंड दे वर पुअर। परमानेंट सेटलमेंट का ये इफेक्ट हुआ था, ठीक है। एंड इस चैप्टर की सोर्सेज क्या हैं, सोर्सेज क्या होती हैं कि हमें कैसे पता चल रहा है कि कैसे ब्रिटिशर्स आए, कैसे उन्होंने रूल एस्टैब्लिश करा, क्या हुआ था बंगाल में उस ज़माने में। तो सोर्सेज हमारे पास है इस चैप्टर की जर्नल्स, रिपोर्ट्स और जो ट्रैवलर्स थे उनके अकाउंट्स, ठीक है। दीज आर आर सोर्सेज। तो हर चैप्टर में सोर्स मैं आपको बता देती हूँ, तो इसके सोर्स आपको याद रखने हैं। अब पहले आपको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बता देती हूँ जो 1793 में एस्टैब्लिश हुआ था। ये सिस्टम में सिंपली क्या था, ज़मींदारी सिस्टम हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 6-7 क्लास से। ये ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश किया था बंगाल के अंदर कि एक फिक्स्ड अमाउंट का रेवेन्यू का रख दिया था कि जो भी एग्रीकल्चर होगा उसका जो भी प्रोड्यूस निकलेगा उसको बेचने के बाद कुछ फिक्स्ड अमाउंट रेवेन्यू का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होगा, ठीक है। अब कलेक्ट कौन करेगा वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा ज़मींदार पीजेंट से और ज़मींदार रेवेन्यू कलेक्ट करके दे देगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। एक फिक्स्ड अमाउंट थी, अगर हार्वेस्ट कम निकला है यानी कि प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं हुआ तब भी जो पीजेंट्स हैं उनको उतना ही पैसा देना है, और अगर हार्वेस्ट ज़्यादा निकल गया यानी कि पीजेंट्स को फ़ायदा हो गया तब भी उन्हें इक्वल अमाउंट ही उनको पे करना है। ये था हमारा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। अब वी विल स्टडी फ्रॉम हेयर दैट किस तरीके से ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था ये वर्क करता था, इसके प्रोज एंड कॉन्स हम पढ़ेंगे एंड इसके क्या क्या इफेक्ट्स आए थे,
इस परमानेंट सेटलमेंट के सिस्टम की वजह से आज के टाइम पे जैसे हमारा होता है ना बिग फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स, और जो वो कुछ होते हैं जो किराए पे हार्वेस्टिंग करते हैं, जो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं, दूसरों के खेत पे जाके काम करते हैं और काम अपने वेजेस लेके आ जाते हैं, वो सब जो ये सब कैटेगरीज इवॉल्व हुई हैं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। लेट्स स्टडी टॉपिक 1, बंगाल एंड द जमींदार्स। टॉपिक 1 में हमें बताया है दैट जो कॉलोनियल रूल था वो स्टार्ट हुआ था हमारा बंगाल से, एंड जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने क्या कहा कि हम रीऑर्डर करेंगे जो रूरल सोसाइटी है उसको। उन्होंने एक न्यू रिजाइम स्टार्ट कर दी थी, उसके अंदर उन्होंने लैंड राइट्स बना दिए थे, रेवेन्यू सिस्टम इवॉल्व कर दिया था, एंड वो चीज़ क्या है, हमारी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। ठीक है, अब 1.1 टॉपिक पे आते हैं, एन एक्शन इन बुर्दवन, एन ऑक्शन इन बुर्दवन, सॉरी। ठीक है, तो ऑक्शन क्या होता है, बोली लगती है जब उसको ऑक्शन कहते हैं। तो एक सिनेरियो बता रखा है हमें ऑफ 1797 कि एक ऑक्शन हुआ था बुर्दवन के अंदर। वो क्यों हुआ था, लेट्स स्टडी। ठीक है, तो एक राजा थे, राजा बुर्दवन, उनके जितने भी महल थे, उनकी जितनी भी एस्टेट्स थी वो सोल्ड आउट हुई थी बोली के अंदर, ऑक्शन के अंदर 1797 के अंदर। ठीक है, अब वो क्यों हुई थी, बिकॉज 1793 के अंदर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लागू हो गया था, जो मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। परमानेंट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने एक लैंड रेवेन्यू फिक्स्ड कर दिया था, और जितने भी ज़मींदार्स होते थे उनको वो लैंड रेवेन्यू पीजेंट से कलेक्ट करके ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था। अब अगर ऐसा हुआ कि ज़मींदार कलेक्ट नहीं कर पाया रेवेन्यू, कोई भी रीज़न हो, चाहे पीजेंट ने नहीं दिया या ज़मींदार ने खर्च कर दिया, कुछ भी रीज़न हो, अगर ज़मींदार ने टाइम पे पेमेंट नहीं करी रेवेन्यू की ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ज़मींदार की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका ऑक्शन हो जाता था, यानी कि उसकी बोली लग जाती थी। ठीक है, तो ये जो राजा बुर्दवन थे, ही वॉज अ ज़मींदार ओनली। हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से राजा ज़मींदार बन गए थे इसमें। तो बुर्दवन भी एक ज़मींदारी थे, इनके ऊपर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि इन्हें लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है। ये कलेक्ट नहीं कर पाए और ये पे नहीं कर पाए ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टी थी, एस्टेट थी, महल थी, उसका ऑक्शन करवा दिया। कब, 1797 के अंदर। ठीक है, अब इस ऑक्शन के अंदर एक ट्विस्ट था, और वो क्या ट्विस्ट था कि जितने भी 90% ऑफ सेल थी ना, जो कुछ भी उनका जो महल थे, सब कुछ जो बिका ना, दैट वाज फिक्शियस, यानी कि वो नौटंकी हो रही थी वहाँ पे। क्यों हो रही थी नौटंकी, क्योंकि जितने भी लोगों ने, आप क्या होती है, बोली लगती है, हमने मूवीज़ में देखा है, बोली लगती है, सब बैठे होते हैं और बिड्स दे रहे होते हैं, हम इतने करेंगे, हम इतने करेंगे। तो जो लोग वहाँ बोली लगाने के लिए बैठे हुए थे वो राजा के ही एजेंट्स थे, यानी कि जो राजा का अपना ब्लैक मनी था वो उससे ही अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी पे वो बिड्स लगवा रहा था, उसने ही अपने एजेंट वहाँ बैठा रखे थे। तो ये बता रखा है हमारा पूरा सिनेरियो ऑफ 1797 में जो ऑक्शन हुआ था राजा बुर्दवन की प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द टॉपिक 1.2, द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू। अब हमें उस बारे में पढ़ना है कि राजा ने, ऐसा क्या हुआ जो राजा ने रेवेन्यू पे नहीं करा, ऐसा क्या होता था जो ज़मींदार है वो रेवेन्यू को पे नहीं कर पाते थे। लेट्स स्टडी। ठीक है, तो जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि जो जितने भी हमारे लैंड ओनर्स थे, आप कह सकते हो ज़मींदार थे, वो जो रेवेन्यू था उसको पे नहीं कर पाते। ठीक है, अब परमानेंट सिस्टम लागू क्यों करा गया, ये जो परमानेंट सिस्टम 1793 में लगाया, ये क्यों लगाया था उन्होंने, हमारे ब्रिटिशर्स ने, तो उन्होंने कहा था कि जो बंगाल में प्रॉब्लम्स चल रही है, बंगाल के अंदर क्राइसिस चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम जो बंगाल में ये क्राइसिस चल रहा है, जो डिप्रेशन आया है, उसको हटाने के लिए हमने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लगाया हैगा। क्या हुआ था, 1770s के अंदर जो बंगाल था उसकी रूरल इकोनॉमी क्राइसिस में थी। रूरल इकोनॉमी मतलब बंगाल के जितने भी गांव थे वहाँ पे एग्रीकल्चर ठीक से नहीं हो पा रहा था, फेमाइन आ रही थी, एट द सेम टाइम आउटपुट जो था, फेमाइन क्या होती है, ड्रॉट, सूखा पड़ जाएगा तो क्या खेती होगी, नहीं, तो आउटपुट भी नहीं निकलेगा। तो 1770s में जो बंगाल था वो क्राइसिस के अंदर था। ठीक है, तो इसलिए हमारे ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लगाया। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जब उन्होंने लगाया तो उन्होंने कहा कि हमारे ये सिस्टम लगाने से एग्रीकल्चर बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट बनेगी, एग्रीकल्चर बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट, जब आप किसी बिजनेस में अपना पैसा लगाते हो तो उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट, और जब तुमने पैसा लगाया तो ऑब्वियस है आपका आउटपुट जो प्रोड्यूस है वो बढ़ेगा। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे लोग ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे और ज़्यादा कमाई करेंगे, और वो सिस्टम क्या था उनका, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, अब क्या प्रॉमिस करा उन्होंने इसके अंदर कि जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जब हम लगा देंगे
तो जो प्रॉपर्टी के राइट्स है वो सिक्योर हो जाएंगे और परमानेंट रेवेन्यू का सोर्स बन जाएगा, यानी कि लोगों के पास अपनी प्रॉपर्टी रहेगी और ईस्ट इंडिया कंपनी को उसका रेवेन्यू मिलता रहेगा। जो स्टेट थी उसने रेवेन्यू फिक्स कर दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ परमानेंट सेटलमेंट की क्या है कि रेवेन्यू फिक्स था। जैसे कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता दिया कि प्रोड्यूस कम है तब भी उतना ही पैसा देना है, प्रोड्यूस ज़्यादा है तब भी उतना ही पैसा देना है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि कंपनी जो है उसके पास रेगुलर फ्लो आता रहेगा, उसके पास हर महीने जितना उसको शेयर मिलना है उतना मिलता रहेगा। एट द सेम टाइम जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको क्या लगेगा, उनको लगेगा कि हम तो प्रॉफिट कमा रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स कौन हुए, जो हमारे एग्रीकल्चर फार्मर्स थे, उनको अच्छा लगेगा जब जैसे ही उनका प्रोड्यूस बढ़ेगा बट उन्हें शेयर उतना ही देना होगा तो उनको प्रॉफिट होगा। बोथ विल बी हैप्पी, ईस्ट इंडिया कंपनी भी खुश रहेगी और जो एंटरप्रेन्योर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कभी भी ये जो फिक्स्ड रेवेन्यू है इसको बढ़ाएगी नहीं। सपोज करो कि जो फार्मर्स है उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लग गया, वो बहुत ज़्यादा कमाई करने लग गए, तब भी जो उन्होंने पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू का देना है वो सेम ही रहेगा। कमाई हो रही है तब भी उतना ही दे रहा है, कमाई नहीं हो रही तब भी उतना ही दे रहा है। तो दैट मीन्स अगर कभी उनका प्रॉफिट होने लगा तो ऑल द फार्मर्स एंड ऑल द एंटरप्रेन्योर्स वुड बी हैप्पी। ऐसा हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो ये प्लान बनाया था उसमें इन्होंने ये सब सोचा था। और जो कंपनी थी उसने क्या कहा, कंपनी विल नेवर इंक्रीज देयर क्लेम, कंपनी कभी भी अपना क्लेम नहीं बढ़ाएगी, उतना का उतना ही अपना शेयर रखेगी। इस सिस्टम के अंदर उन्होंने कहा कि एक नई क्लास निकल के आएगी जिसका नाम रखा जाएगा येमन फार्मर्स एंड रिच लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, कौन सी एक क्लास निकल के आएगी, येमन फार्मर्स एंड रिच लैंड लॉर्ड्स। क्यों भैया, उनको प्रॉफिट होगा तो वो रिच हो जाएंगे। एंड जो फार्मर्स है उनको नाम क्या दिया गया, येमन फार्मर्स। और जो लैंड लॉर्ड्स कौन हो गए, जमींदार हो गए, जो रेवेन्यू को कलेक्ट कर रहे थे उनको भी तो कितना प्रॉफिट होगा तो वो भी रिच हो जाएंगे, दे वुड बी नोन एज रिच लैंड लॉर्ड्स। और जो फार्मर है उसको भी काफ़ी फायदा होगा, उसका नाम क्या रखा गया, येमन फार्मर्स। ठीक है, और ये जो क्लास होगी दिस वुड बी लॉयल टू द ब्रिटिशर्स। अब उन्होंने क्या कहा कि ये जो क्लास बनेगी ना नए फार्मर्स की और नए ज़मींदार्स की, ये हमारे लिए लॉयल होगी। क्यों, क्योंकि हमने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लगाया है, हमने इनकी इनकम बढ़वाई है, तो ये हमारे लिए लॉयल रहेंगे। ऐसी पूरी की पूरी हमारी सोच थी किसकी, ब्रिटिश इंडिया की कंपनी की, जब इन्होंने ये वाला परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लगाया था। ठीक है, उसके बाद अब ये सोचा गया कि ज़मींदार किसको बनाया जाएगा, ज़मींदार कौन, जो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा वो किसको बनाया जाएगा। अब कोई उन्हें मिल ही नहीं रहा था कि किसको ज़मींदारी किसको बनाया जाए ज़मींदार, तो बहुत लंबी डिबेट चली एंड उसके बाद फिक्स हुआ कि जो राजा हैं और तालुकदार हैं उनको ज़मींदार बना दिया जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको टॉपिक 1 में बताया कि राजा कौन से थे, ये हमारे बुर्दवन, जो राजा बुर्दवन थे वो ही एक ज़मींदार थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा कि जो राजाज हैं और तालुकदार हैं वो कौन होंगे, अब हमारे ज़मींदार बन जाएंगे। अब जो राजा था ना वो ज़मींदार बन चुका था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा को और तालुकदार को ज़मींदार बना दिया। अब ज़मींदार कौन थे, ज़मींदार मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी प्रॉपर्टी एंड लैंड्स उनकी हो गई है। ज़मींदार मतलब ये है दे आर द रेवेन्यू कलेक्टर। ज़मींदार मतलब ये मत सोचना कि जितना भी लैंड है वो ज़मींदार का हो जाएगा, नहीं, उसके ऊपर से जो रेवेन्यू आएगा सिर्फ और सिर्फ वो उसको कलेक्ट करेगा और ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा और उसमें से अपना शेयर जो होगा वो रख लेगा। तो अब जितने भी राजा थे और तालुकदार थे अब वो क्या बन गए थे, दे वर नाउ द रेवेन्यू कलेक्टर्स। तो विद दिस टॉपिक ओके, तो टॉपिक 1.2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब टॉपिक 1.3 स्टार्ट करना है, वाई ज़मींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स। जैसे कि हमने पढ़ा कि राजा की सारी प्रॉपर्टी बिक गई, दैट मीन्स उसने अपनी पेमेंट नहीं दी होंगी। तो ऐसा क्या होता था, जो हमारे ज़मींदार थे वो अपना रेवेन्यू पे नहीं कर पाते थे। लेट्स स्टडी। ओके, तो लेट्स स्टडी वाई डिड ज़मींदार्स डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स। ठीक है, तो कंपनी की क्या सोच थी, उन्होंने जब परमानेंट सिस्टम में लगाया तो उनकी सोच क्या थी कि वो फिक्स्ड रेवेन्यू रखेंगे तो उनको सिक्योरिटी रहेगी कि उनका रेवेन्यू आता रहेगा और जितने भी बाकी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और उनको प्रॉफिट मिलेगा। बट एक्चुअली में क्या हुआ कि जो ज़मींदार थे वो रेवेन्यू पे ही नहीं कर पा रहे थे। अब ऐसा क्या रीज़न था जो वो रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे, ये आपका 6 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है कि व्हाट वर द रीजंस दैट ज़मींदार फेल टू पे द रेवेन्यू। तो उसके 4 रीजंस है, वो मैंने यहाँ लिखे हैं, आपको ये सब लर्न करने हैं। सो इंस्टाग्राम नोट्स में आपको ये सब मिल जाएंगे। लेट्स स्टडी द फर्स्ट रीज़न। फर्स्ट रीज़न क्या है, जो इनिशियल डिमांड थी रेवेन्यू की दैट वाज वेरी हाई। यानी कि सपोज हम एक फिगर लेके करते हैं कि इनिशियल डिमांड उन्होंने रख दी कि 1000 रुपये रेवेन्यू का देना है। ठीक है,
उस समय पे 1000 रुपये की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी। अब जो फार्मर है उसकी कमाई सिर्फ 200 रुपीज़ हो रही है। तो सपोज़ करो कि क्या अगर फार्मर 200 रुपये कमा रहा है तो वो 1000 रुपये का रेवेन्यू दे सकता है? नहीं। तो ये थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो इनिशियल जो रेवेन्यू रखा था वो बहुत ज़्यादा रख दिया था। अब वो इतना ज़्यादा क्यों रखा, वो बेवकूफ़ थोड़ी थी उन्होंने ज़्यादा रखा। क्यों रखा उन्होंने ज़्यादा? बिकॉज ये जो सेटलमेंट था ये परमानेंट था, यानी कि ये लाइफ टाइम का था। वो कभी भी इस रेवेन्यू को बढ़ा नहीं सकते थे। इन्होंने क्या बोला कि अभी कमा रहा है फार्मर 200, कल को 800 भी कमाएगा और फिर उसके बाद 1500 भी कमाएगा और 2000 भी कमाएगा और 3000 भी कमाएगा। ठीक है, तो उस समय पे तो फार्मर की कमाई होगी, हम तो 1000 ही लेंगे, चाहे कम कमाए चाहे ज़्यादा कमाए। तो ये सबसे बड़ी गलती थी हमारे ब्रिटिशर्स की कि उन्होंने जो इनिशियल डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा रखी थी। फार्मर तो 200 कमा रहा है, वो कैसे 1000 दे देगा? जब ज़्यादा कमाएगा दैट इज़ समथिंग एल्स। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट रीज़न कि कम रेवेन्यू फिक्स उन्होंने क्यों नहीं करा था कि जब प्रॉफिट जब होने लगेगा तब तो वो बढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो परमानेंट था। तो दैट वाज द फर्स्ट रीज़न कि जो हमारे ज़मींदार थे वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, सेकेंड रीज़न ये था कि जो हाई डिमांड थी रेवेन्यू की, जैसे मैंने तुम बताया 1000 रुपीज़ रख दी। ये डिमांड किस समय पे उन्होंने रखी? 1790s में, जिस समय पे बंगाल के अंदर एग्रीकल्चर की जो हालत थी वो बहुत डिप्रेस थी, बहुत घटिया थी। फार्मर्स को कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था एग्रीकल्चर करने का, ड्रॉट आ रही थी, फेमाइन्स आ रही थी। उस समय पे उन्होंने बहुत बेवकूफ़ी करी कि जिस समय पे ऑलरेडी जो स्टेट है वो डिप्रेशन में है, उस समय पे तुम ज़्यादा रेवेन्यू रख रहे हो तो क्या होगा? तो उसका रिजल्ट क्या निकला? जो राइट्स थे, राइट्स कौन हो गए? जो फार्मर्स थे, जो काम करते थे, एक तरीके से आप कह सकते हो। जो राइट्स थे वो ज़मींदार को रेंट नहीं पे कर पा रहे थे एंड एट द एंड ज़मींदार ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट पे नहीं कर पा रहा था। तो सेकेंड रीज़न ये हो गया। थर्ड क्या आ गया? रेवेन्यू वॉज इनवेरिएबल। रेवेन्यू तो बिल्कुल ही इनवेरिएबल हो गया था। दैट मीन्स दैट हार्वेस्ट कम हो या ज़्यादा हो, जो भी हमारा, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दिया था, हार्वेस्ट कम हो या ज़्यादा हो, रेवेन्यू तुम्हें उतना ही देना है। और अगर तुम फेल कर रहे हो रेवेन्यू देने में तो ज़मींदार है उसकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है उसको ऑक्शन कर दिया जाएगा। देख लो आप, स्टार्टिंग से लेकर अब तक यही बातें रिपीट हो रही हैं। दैट मीन्स तुम्हें अपने क्वेश्चन आंसर्स में इनको मेंशन करना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट लॉ इसमें बता रखा है, सनसेट लॉ। सनसेट लॉ में क्या होता था? ज़मींदार को एक डेट दी जाती थी कि इस डेट के सनसेट तक, शाम को सूरज ढलने से पहले तुम्हें सारा का सारा जो तुम्हारा रेवेन्यू होता है, जो कलेक्ट करा है, वो देना है। अगर जो ज़मींदार है वो रेवेन्यू नहीं दे पाता था तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को सोल्ड आउट कर देते थे। दैट मीन्स ऑक्शन पे लगा देते थे। फोर्थ रीज़न पढ़ते हैं, लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑफ ज़मींदार। देखो, पहले ज़मींदार कौन थे? पहले ज़मींदार थे हमारे राजा। राजा की कितनी पावर होती थी, बट जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको राजा से ज़मींदार बना दिया, राजा को ज़मींदार बना दिया जाता है, उस समय पे उसकी जितनी भी पावर्स थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। पहले राजा की अपनी कोर्ट होती थी, वो सिविल जो केसेस होते थे उनको सुनता था एंड पुलिस करता था। पुलिस मतलब क्या? ऑब्वियस है, राजा है तो वो जो उसकी आम जनता है उसके जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी उनको सुनता था, अपना जजमेंट देता था और उनकी सिक्योरिटी करता था। बट जब वो राजा से ज़मींदार बना तो उसकी जितनी भी सुपरविजन की, जितने भी उसके हक थे वो सब उससे छिन गए। अब जो कोर्ट थी उसमें क्या होता था? राजा का हक नहीं चलता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक ऑफिसर बिठा दिया था, उसकी सारी की सारी बातें हमारे राजा को माननी पड़ती है। यानी कि अगर कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, राजा कुछ भी कह रहा है, उसको सुपरवाइज करने के लिए भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑफिसर बैठा होता था। तो जितनी भी पावर थी हमारी राजा की वो खत्म हो गई। ठीक है, ओके। एंड एट टाइम्स ऐसा भी होता था, अगर राजा फेल हो जाए, यानी कि ज़मींदार फेल हो जाए हमारे रेवेन्यू पे करने में, तो जो ऑफिसर होता था हमारा ईस्ट इंडियन कंपनी का, वो आता था, डिस्ट्रिक्ट का चार्ज ले लेता था राजा को, वो उसकी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करके उसकी जो वैल्यू थी बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है? जो ज़मींदार का एक ऑफिशियल होता था, यानी कि अब राजा खुद थोड़ी जाएगा सबके घर में कलेक्ट करने के लिए, या तालुकदार हो गया, तो ज़मींदार अपने एक ऑफिशियल्स रखते थे जिनको कहते हैं अमला। ठीक है, वो जाते थे जब रेंट कलेक्ट करने, तो क्या होता था, जितने भी राइट्स होते थे वो कभी उन्हें कोई कहानी सुनाते थे कि हार्वेस्ट बेकार है, हमारे पास पैसे नहीं है, या कुछ भी कह के वो उनको यही कहते थे, वी कुडंट पे द रेंट, क्योंकि उनके कोई हार्वेस्ट निकली ही नहीं है तो कैसे रेंट दे दे। ठीक है, कभी कभी डेलिबरेटली भी वो करते थे, ऐसा होता था वो जानबूझ के नहीं देते थे रेंट। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी एक यूनियन बना ली थी और वो जानबूझ के ज़मींदार को तंग करते थे। यूनियन किसने बनाई थी? रिच रायोट्स ने और विलेज हेडमैन ने, जिनको बोला गया है जोतदार्स एंड मंडल्स। अब ये जोतदार्स और मंडल क्या करते थे? ये अमीर फार्मर्स थे और अमीर लैंडलॉर्ड्स थे। ये जो रेवेन्यू होता था वो ज़मींदार को नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? उन्हें पता है ज़मींदार रेवेन्यू नहीं देगा तो उसकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, उनका
तो कुछ नहीं जा रहा, तो वो कभी कभी डेलिबरेटली खुश होने के लिए, ज़मींदार को तंग करने के लिए रेवेन्यू नहीं देते थे। एंड दिस वॉज ऑल द फॉल्टी सिस्टम ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। अब ऐसा नहीं था कि ज़मींदार के पास कोई राइट नहीं था, वो चाहे तो लॉ सूट फाइल कर सकते थे, यानी कि वो दावा कर सकते थे किसके ऊपर, राइट्स के ऊपर, कि वो रेवेन्यू नहीं दे रहे हैं। पर आपको पता ही है जुडिशियल सिस्टम में अगर आप जाओगे तो कितना टाइम लग जाता था, उस ज़माने में भी यही हाल था। एट द टाइम ऑफ, हमारी बुक में मेंशन करा हुआ है 30,000 केसेस हमारा जो कोर्ट था उसमें पड़े हुए थे ऑफ द रेंट एंड दिस लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और जुडिशियल जो था वो सिस्टम वो बहुत धीरे धीरे चलता था, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था। एट द एंड क्या होता था, ज़मींदार थी उसकी प्रॉपर्टी ऑक्शन हो जाती थी। ठीक है, तो विद दिस हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। 1.4 पढ़ना है द राइज ऑफ जोतदार्स। जोतदार्स कौन हो गए हमारे, ये रिच रायट्स। ठीक है, तो इनकी एक नई कम्युनिटी बन गई थी एंड दे वर राइजिंग। लेट्स स्टडी अबाउट देम। 18th सेंचुरी के एंड में जो ज़मींदार थे उनकी प्रॉब्लम और बढ़ने लग गई। क्यों, क्या प्रॉब्लम थी उनकी कि उन्हें रेवेन्यू नहीं मिल रहा था, और हमारी एक नई क्लास इमर्ज हो गई थी रिच पीजेंट्स की, जिनको कहते हैं जोतदार्स। फ्रैंकिस बुचनस ने एक अपनी बुक में एक एक्सप्लेन करा हुआ था जितने भी ये जोतदार्स थे उनका सिनेरियो, कि ये कैसे अपनी लाइफ जीते थे। कौन सी जगह का, दीजनपुर ऑफ नॉर्थ बंगाल का उन्होंने इंसिडेंट बता रखा था कि एक नया ग्रुप इमर्ज हो गया था रिच पीजेंट्स नाम का। इनका नाम क्या था, जोतदार्स। इनके पास बहुत बड़ा बड़ा एरिया ऑफ लैंड भी था। ये मनी लेंडर भी बन गए थे, यानी कि ब्याज पे पैसे देने लग गए थे। एट द सेम टाइम ये जो पुअर कल्टिवेटर्स थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इनकी पावर थी, यानी कि इनके पास अपने बड़े बड़े खेत होते थे और छोटे छोटे फार्मर आके इनके यहाँ पे काम करते थे। ये उनसे काम बहुत ज़्यादा करवाते थे और वेजेस उनको बहुत कम देते थे। ठीक है, और एक और के बारे में हमें बता रखा है, शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स को उस समय में क्या कहा जाता था, अधियार्स एंड बरगदार्स। अधियार्स एंड बरगदार्स। ठीक है, अब ये सब तुम्हें वर्ड्स याद रखने हैं, जोतदार, मंडल, अधियार्स, बरगदर्स। अधियार्स बरगदर्स कौन थे, शेयर क्रॉपर। शेयर क्रॉपर कौन होता है, वो एक फार्म के ऊपर अपना प्लॉ लाता है, अपने सारे इक्विपमेंट्स लाता है, फार्म के ऊपर काम करता है, आधा प्रोड्यूस खुद रख लेता है, आधा प्रोड्यूस जो जोतदार है उसको देके चला जाता है। ठीक है, तो 50-50 ये करके अपना काम करके चले जाते हैं। तो इस तरीके से जो जोतदार थे वो बहुत पावरफुली इमर्ज होने लगे थे इस टाइम के अंदर। उन्होंने अपना एक सिस्टम ही इस्टेब्लिश कर लिया था, सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया था, और वो ज़मींदार को एट टाइम्स तंग भी करते थे। ठीक है, और जो ज़मींदार थे मेनली ये अपना जो इम्पोजिशन क्यों नहीं कर पाए, ये अच्छे तरीके से सिस्टम को हैंडल इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो अर्बन एरिया में रहते थे, यानी कि जो राजा है वो तो शहर में ही रहेगा, और जो ये जोतदार्स थे ये रूरल एरिया यानी कि ये गांव में रहते थे। तो जो जिसके ज़्यादा करीब होता है ऑब्वियस है वही ज़्यादा से जो सिस्टम है उसको ध्यान से देख पाएगा। जो जितने भी हमारे ये जोतदार्स थे ना वो देखते थे कि जो जमा है, जमा क्या हो गया, जो सारा रेवेन्यू कलेक्ट हो गया जहाँ पे रखा होता था, जमा कभी भी इंक्रीज ना हो। वो जो रायट्स होते थे, छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं उनको भड़काते थे कि कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अपना रेंट देने की, यू शुडंट गिव योर रेंट, ऐसे करके उनको मोबिलाइज भी कर देते थे। सब इकट्ठे हो जाते थे और ज़मींदार को रेवेन्यू नहीं देते थे। एंड एट द एंड क्या हो जाता था, जो ज़मींदार है उसकी जो एस्टेट है, महल है, वो बिक जाती थी। एंड उस टाइम पे ये क्या करते थे, ऑब्वियस इनके पास रिच लैंडलॉर्ड्स के पास, राउट्स के पास, जोतदार्स के पास बहुत पैसा था। तो जब किसी ज़मींदार की, राजा की प्रॉपर्टी बिकती थी तो वहाँ जाके ये ऑक्शन में बैठ जाते थे एंड उनकी प्रॉपर्टीज़ खरीदते थे। बुक में एक फ़ोटो भी दे रखी है अब जोतदार्स के घरों की कि कितनी लैविश लाइफ ये उस समय पे जीते थे। अब जोतदार्स के 2-3 नाम हमें और बता रखे हैं, हवलदार्स, मंडल्स एंड घंटीदार्स। तो यहाँ तुमने देख लिया कि जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लगाया इसके नीचे कितनी सारी क्लासेस इमर्ज हो गई। एक हो गई ज़मींदार, दूसरी हो गई जोतदार्स और मंडल्स, एंड थर्ड हमने क्या पढ़ी, ये जो पुअर कल्टिवेटर्स एंड शेयर क्रॉपर्स थे, अधियार्स एंड बरगदर्स। तो यहाँ से हमारा एक हायरार्की सी बन गई इन द एग्रीकल्चरल सिस्टम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक 1.5 पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे द पावर्स ऑफ द ज़मींदार। ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ से थे, उनकी भी कुछ पावर्स होती थी। लेट्स स्टडी। तो अब हमें टॉपिक 1.5 स्टार्ट करना है, द ज़मींदार रेजिस्ट। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा कि जो जोतदार्स थे वो रायट्स को भड़का के जो ज़मींदार थे उनको जो रेवेन्यू था वो पेड नहीं करते थे, एंड एज अ रिजल्ट जो ज़मींदार की प्रॉपर्टी होती थी वो ऑक्शन में लग जाती थी। तो ज़मींदार रेजिस्ट में हमें बताएंगे कि जो ज़मींदार थे अब चुपचाप तो नहीं बैठेंगे, उनकी प्रॉपर्टी ऑक्शन में जाएगी। जैसे किसी राजा का महल ऑक्शन में जा रहा है तो उन्होंने भी अपने कुछ मेथड्स बना रखे थे अपनी प्रॉपर्टी को बिकने से बचाने के लिए। लेट्स स्टडी। ठीक है, तो उनके अपने वेज थे फॉर सर्वाइविंग दिस प्रेशर।
तो एक वे क्या था, फिक्शियस ऑक्शन सेल, जो मैंने फर्स्ट टॉपिक में ही आपको पढ़ा दिया था, ऑक्शन एट बुर्दवगन, ठीक है। तो वो क्या था, लेट्स स्टडी। तो सबसे पहले वो क्या करते थे, फिक्शियस ऑक्शन बना देते थे। अभी थर्ड पॉइंट में पूरा बताऊंगी कि किस तरीके से ऑक्शन को फिक्शियस बनाया जाता था, किस तरीके से जो ऑक्शन होता था उसको एक दिखावा करा जाता था कि ऑक्शन हो रहा है, और जो राजा है या जमींदार है अपने जो प्रॉपर्टी है उसको बिकने नहीं देता था। सेकेंड चीज क्या थी, जितने भी एसेट्स होते थे राजा के पास, जितनी भी प्रॉपर्टी हो गई, वो उसको अपनी मदर के नेम पे ट्रांसफर कर देता था। उससे क्या होता था, क्योंकि जो परमानेंट सेटलमेंट था उसमें लिखा हुआ था कि जो वुमेन है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको एक्वायर नहीं करा जाएगा। तो अगर जैसे राजा बुर्दवन ने अगर हमारी जो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसने मदर के नाम पे कर दी तो वो प्रॉपर्टी उसके पास ही रहेगी। बहुत ईजी मेथड था। थर्ड मेथड क्या था, वो एजेंट्स को यूज करता था मैन्युपुलेट करने के लिए ऑक्शन को। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या है, बेनामी। हमें बता रखा है बेनामी क्या है। देखो क्या करते हैं ये जितने भी जमींदार होते हैं, ये अपने एजेंट्स बिठा देते हैं वहां पे बिड के अंदर। जब बिड हो रही होती है ये ऊंची से ऊंची बिड लगाते हैं, जैसे 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। उसके बाद जो जीत जाता है वो पैसा देता ही नहीं है, यानी कि महल तो बिक गया, एस्टेट तो बिक गई, जिसने बिड लगाई है पैसा ही नहीं देता। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, पैसे नहीं देते। फिर से ऑक्शन होता है, फिर से महंगी महंगी बिड लगाई जाती है। बिड कौन लगाता है, महंगी महंगी, जमींदार का एजेंट बैठ के और महंगी बिड लगा देता है, ठीक है। जब बिड खत्म हो जाती है पैसा देता नहीं है, तो क्या हो जाता है, ये फिक्शियस नेम पे बेनामी हो जाती है ये, कि पैसे तो तुम दे नहीं रहे हो और तुम बिड लगा रहे हो। एट द एंड क्या होता है, कंपनी थक जाती है, कोई खरीदार ही नहीं होता है, एंड वापस कर देती है जो प्रॉपर्टी होती है वो जमींदार को। तो दिस इज द फिक्शियस ऑक्शन और सेल। तो एट द एंड क्या होता है, जमींदार के पास ही उसकी जो प्रॉपर्टी है वापस चली जाती है, क्योंकि एजेंट्स बेनामी करते हैं, यानी कि बिना नाम के प्रॉपर्टी खरीदने का कह देते हैं और पैसा बाद में देते ही नहीं है। थर्ड क्या है, अटैक बाय लठियाल्स। लठियाल्स कौन होते हैं, जो लाठी लेके मारने के लिए लोग आ जाते हैं, उन्हें लठियाल्स कहते हैं। जो जमींदार है, राजा है, अपने लठियाल्स की आर्मी अपने पास इकट्ठी रखता है। अगर कोई आउटसाइडर आ जाए ऑक्शन के अंदर, जब बोली लग रही है, सारे तो जमींदार के एजेंट ही होते हैं। सपोज करो कि कोई आउटसाइडर आ गया, उस पर पैसा है खरीदने का, तो वो क्या करता था, वो लठियाल्स को भेज देता था, उसको पिटाई विटाई उसकी करवा देता था, और वो बेचारा डर के मारे प्रॉपर्टी को नहीं खरीदता था। सेकेंड चीज क्या थी, ऑफ द जो एंड इवन जो राइट्स होते थे, राइट्स कौन, जो जिनको रेंट पे करना होता था, वो भी नहीं चाहते थे कि उनके सर्कल के अंदर किसी और की एंट्री हो, तो वो भी कभी भी अलाउ नहीं करते थे किसी भी आउटसाइडर को ऑक्शन अटेंड करने के लिए। क्यों, बिकॉज दे वर लॉयल टू देयर जमींदार। राइट्स कौन थे, वो राजा की प्रजा ही तो है एक तरीके से। तो जो राइट्स होते थे वो जमींदार को अपनी अथॉरिटी फिगर मानते थे, एंड दे सॉ देमसेल्व्स एज सब्जेक्ट। तो एग्जाम में 1 मार्क में आ सकता है, राइट्स खुद को क्या मानते थे, तो वो खुद को सब्जेक्ट्स मानते थे, यानी कि प्रजा, ठीक है। और राजा को क्या मानते थे, यानी कि जमींदार, वर्ड अगर हम ज्यादा बोले दैट वुड बी करेक्ट, जमींदार को अथॉरिटी फिगर मानते थे। तो वो भी नहीं चाहते थे कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका ऑक्शन हो जाए। अब 19th सेंचुरी की बिगनिंग से ही ये जो डिप्रेशन था प्राइस का, और ये जो इतना इन्होंने सिस्टम बनाया और वो ठीक से वर्क कर नहीं रहा था, ये सब प्रॉब्लम्स ओवरकम होने लगती हैं। जो रूल्स थे वो थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, और जो 1790s है उससे ये जो ट्रबल इतना सारा हमने शुरू से पढ़ा है वो कम होने लगता है। अब जो जमींदार होता है उसकी पावर ये स्ट्रेंथ कर देता है। इसी ने कंपनी जो है, जो जमींदार की पावर है, जैसे अभी पहले तो हमें लग रहा था जमींदार की तो कोई पावर ही नहीं रही, उसकी प्रॉपर्टी तो बिकी जाएगी, तो जमींदार की पावर थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है। और जब तक 1930s आता है, ग्रेट डिप्रेशन जब आया था पूरे वर्ल्ड में, 1930s में जब इंडिया में ग्रेट डिप्रेशन आया, उस समय तक ये जो सिस्टम है ये सरवाइव करता है। 1930s के बाद जो ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है ये कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। अब जो जोतदार थे, यानी कि एक थे रॉयल्स, एक थे जमींदार, एंड जो जोतदार थे यानी कि रिच लैंडलॉर्ड, इनका क्या होता है, जब हमारा जमींदार की पावर बढ़ जाती है तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, एंड ये भी खुद को एक ग्रुप में फॉर्म कर लेते हैं। इनके आगे के रोल के बारे में हमें नहीं बता रखा है। तो विद दिस द जमींदार रिजल्ट भी कंप्लीट हो गया। लेट्स द नेक्स्ट टॉपिक, द फिफ्थ रिपोर्ट। व्हाट इज फिफ्थ रिपोर्ट? फिफ्थ रिपोर्ट क्या है, 1830 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास बहुत सारी रिपोर्ट्स जाती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिशर्स नहीं भेजा था यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स वो भेजते थे, उसमें जो फिफ्थ रिपोर्ट थी उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। उन सीरीज में से जो फिफ्थ रिपोर्ट थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज द फिफ्थ रिपोर्ट। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह होता है। इसके 1002 पेजेस हैं एंड 800 अपेंडिक्स है। किसके? फिफ्थ रिपोर्ट के। 1 मार्क के लिए आपको याद रखना है। अब क्या मेंशन होता था फिफ्थ रिपोर्ट के अंदर? पिटिशन ऑफ जमींदार, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अगर राइट रेंट पे नहीं करते थे तो जो जमींदार है वो उनके ऊपर लॉ सूट भी फाइल
कर देते था। ठीक है, राइट्स के जितने पिटिशंस हो गए, रिपोर्ट होती थी कलेक्टर्स की यानी कि रेवेन्यू की रिपोर्ट हो गई, फ्लो चार्ट टेबल्स बने होते थे, रेवेन्यू का सब कुछ उसमें लिखा होता था फिफ्थ रिपोर्ट में। और जुडिशरी का, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि वो दावा भी कर देते थे अगर कोई अपनी रेंट नहीं पे करता था तो, रेवेन्यू पे नहीं करता था तो वो सब उसमें मेंशन होता था। स्टार्टिंग में बंगाल का सब कुछ मेंशन था एंड बाद में जो मद्रास है तमिलनाडु, वहाँ का भी सारा का सारा जो सिस्टम था उसमें मेंशन किया जाता था। ठीक है, अब मिड 1760 से क्या होने लगे, ये जो फिफ्थ रिपोर्ट थी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट होने लग गई इन इंग्लैंड। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इस रिपोर्ट के ऊपर डिबेट होने लग गई। क्यों होने लग गई डिबेट? लेट्स स्टडी। रॉयल कार्टर वर्ड याद रखना है आपको। रॉयल कार्टर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में और चाइना में भेजा था ट्रेड करने के लिए। उसको मोनोपोली दे रही थी। मोनोपोली मतलब कि ईस्ट इंडिया, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटेन में से भी कोई और इंडिया और चाइना के अंदर ट्रेड नहीं कर सकता। जैसे हमारी इंडिया में मोनोपोली है हमारी ट्रेन की, रेलवेज की मोनोपोली किसकी है? हमारी गवर्नमेंट की है। ठीक है, तो उसके अलावा कोई और ट्रेन नहीं बना सकते हैं। वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिल गई थी इन ट्रेड इन इंडिया एंड चाइना। तो इस वजह से ये एक तरीके का हमारा डिबेट का इशू बन गया था। क्यों? क्योंकि जो लोकल ट्रेडर्स थे, बिग मर्चेंट्स थे, वो भी चाहते थे इंडिया और चाइना में ट्रेड करने के लिए आना, और मोनोपोली दे रखी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वो लोग नहीं आ सकते थे। तो जितने भी प्राइवेट ट्रेडर्स हो गए वो भी आना चाहते थे इंडिया के अंदर। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स भी इंडिया और चाइना में जाके ट्रेड करना चाहते थे। एक इस बात पे डिबेट होती थी। दूसरी डिबेट होती थी कंपनी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर था उसके ऊपर, कि कंपनी के अंदर करप्शन आ रहा था, कंपनी ही अकेला प्रॉफिट कमा रही थी और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसको वो प्रॉफिट नहीं दे रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं चल रहा था, और जितने भी कंपनी के लीडर्स थे उनके बारे में प्रेस रिपोर्ट्स इंग्लैंड के अंदर उनके अखबारों में छपती रहती थी। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने भेजा था? उन्होंने नहीं भेजा था। तो वो जो कुछ भी मैल फंक्शनिंग हो रही थी कंपनी के अंदर वो सब ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिस्कस भी होती थी एंड प्रेस में वो पब्लिसाइज भी होती थी। लेट 18th सेंचुरी में क्या होता है, हाँ मान लो 1790s के करीब क्या होता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट एक एक्ट लागू कर देती है। वो एक्ट में क्या होता है? एक्ट होता है टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द कंपनी रूल इन इंडिया। अब वो एक एक्ट बना देती है कि अब हम आके जो कंपनी है उसको रेगुलेट करेंगे। ठीक है, अब रेगुलेट से क्या होता है, वो एक रूल लगा देते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अब उन्हें रेगुलर बेसिस पे रिपोर्ट देगी, यानी कि अब उसे सीरीज में जो कुछ भी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर कर रही है उस सब का रिपोर्ट उनको देनी पड़ेगी। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा रिपोर्ट नहीं देती थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया था कि उनको जो भी कुछ वो कर रहे हैं इंडिया के अंदर, जो भी ट्रेड कर रहे हैं, जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, कितना आया कितना नहीं आया, सब कुछ उनको रिपोर्ट बना के ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेजना पड़ेगा। जो फिफ्थ रिपोर्ट थी वो सिलेक्ट कमेटी बनाती थी, 1 मार्क के लिए आपको याद रखना है। एंड ये वो रिपोर्ट थी जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिबेट होते थे इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब हमें इस टॉपिक के एंड में बता रखा है कि अगर इस टाइम पे हम फिफ्थ रिपोर्ट को देखें तो इट इज़ एन इनवैल्यूएबल एविडेंस। ये एविडेंस हमारे लिए बेकार है। क्यों? क्योंकि इसमें जितनी भी बातें हैं उन्हें एग्जैजरेट करके लिखा गया है, सच्चाई कम बताई गई है। जैसे कि इसमें बहुत ज़्यादा बता रखा है कि जो ज़मींदार थे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की वजह से इनकी सारी प्रॉपर्टी इनसे छिन रही थी, इनका सब कुछ ऑक्शन हो रहा था। बट अभी हमने रियलिटी ज़मींदार रजिस्ट में देखी कि ये अपने कुछ टैक्टिक्स, इंडिजिनस वेज लिखा है यहाँ पे। ये वर्ड आपको मेंशन करना ज़रूरी है कि ये अपने इंडिजिनस मेथड्स लगा के तो ये अपनी ऑक्शन होने से बचा लेते थे। बट जो फिफ्थ रिपोर्ट थी उसमें यही मेंशन होता था कि जो उनकी प्रॉपर्टी है वो बिक गई, इसलिए इनवैल्यूएबल एविडेंस बोला गया है हमारी फिफ्थ रिपोर्ट को। एंड दिस यू हैव टू रिमेंबर। और जो कुछ भी है वहाँ पे, जो कुछ भी हमारी फिफ्थ रिपोर्ट में मेंशन होता था उसमें जो मैल फंक्शनिंग थी वो सब वो हाईलाइट नहीं करते थे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द फिफ्थ रिपोर्ट। फिफ्थ रिपोर्ट कब लगनी कब शुरू हुई, रिपोर्ट्स कब बननी शुरू हुई? जब हमारी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट लगा दिया था 18th सेंचुरी के अंदर, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट देनी शुरू करी और फिर वहाँ पे डिबेट्स होनी स्टार्ट हो गई। और इसका जो पेजेस हैं एंड अपेंडिक्स है, दिस यू हैव टू रिमेंबर फॉर 1 मार्क। तो विद दिस हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। दिस इज एन लेंदी चैप्टर। तो सेकंड टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप तुम्हें ये चैप्टर समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। सेकेंडली नोट्स एंड हैंड रिटन क्वेश्चन आंसर्स सब कुछ इंस्टाग्राम आईडी पर डल गए, आप वहाँ से जाके ले सकते हो। हाईलाइट सेक्शन चेक करना, क्लास 12th हिस्ट्री, फुल हिस्ट्री के हर एक चैप्टर डला हुआ है बुक 1 से लेके बुक 3 तक। एंड इफ यू वांट टू स्टडी पॉलिटिकल, इको
को ज्योग्राफी, सारी प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्रॉपरली. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.